वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए चौधरी के मकान का भूत। आज रात का यही एपिसोड कैसा लगा? हाँ, ठीक था, मगर चौधरी का मकान कहते हुए अगर थोड़ा और डर पैदा किया रहता तो बहुत अच्छा होता। मनोहर बोल। और तुझे कैसा लगा संजीव? हाँ, बहुत अच्छा। मेरे तो रोए खड़े हो जा रहे थे तेरी बातों पे। तू रहने तो हमेशा बस डरता रहता है और कोई काम नहीं तेरे पास। क्यों, क्या बुरा है? अच्छा तो कह रहा था राजीव, कॉलेज के एनुअल फंक्शन की एंकरिंग करता है और ये तो यूट्यूब पे जाएगा। तो बकवास मत कर दो, ये सब फालतू फालतू चीज मैं अपने महंगे DSLR से शूट कर। क्यों, कॉलेज खत्म करने के बाद तो हम सब ने यही डिसाइड किया था कि यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे। और अब क्या हुआ? देख, मैं मानता हूँ, मगर इतनी मेहनत करके हमको मिल कर रहा है, व्यूज कहाँ है? अरे रुकना, मैंने ऑनलाइन एक EMF मशीन मंगाई है, वो आ जाए फिर देखना व्यू। EVM? उसमें तो वोट देते हैं। EVM नहीं गधे, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। इसमें आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापा जाता है। मशीन थोड़ी सी महंगी है, विदेशी है, मगर आ जान दे, फिर बहुत काम आएगी। इसे होगा क्या? इसका नाम तो तुम लोगों को बता दिया। अब इसका एक और उपयोग यह है कि अगर आसपास कोई अशरीरी या आत्मा जैसे कुछ हो तो ये मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है। विदेशों के सभी घोस्ट हंटर इसका उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग इसका उपयोग करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आजकल विज्ञापन के नाम पर ये सब मूर्ख बनाना चल रहा है। देख राजीव, तेरी हर समय की ऐसी बातों को मैं सहन नहीं कर सकता। तो वीडियो बनेगा, मैं एंकरिंग करूंगा, संजीव एडिटिंग करेगा। बस ये सारा हिस्सा हमने बांट लिया था। अब इन सब पर बात करने को कोई मतलब नहीं। जैसा है चुपचाप अपना काम करते जाओ। हाँ, और मैं क्या करूंगा? अरे तू तो हम सबका राजा है। हाँ, यही कह के तुम लोग मुझे उल्लू बनाते हो और कुली की तरह काम करवाते रहते हो, और कुछ मेरा काम है ही नहीं यहाँ। अच्छा सुनो, अब की बार हम लोग जो स्टोरी बनाएंगे वो शहर या आसपास के नहीं, किसी दूर गांव की कोई बहुत डरावनी स्टोरी बनाएंगे। मेरे मौसेरे भैया हैं, अरविंद भैया, वो बता रहे थे उनके गांव में एक भूथा पेड़ है। उस पेड़ के आसपास भी कोई नहीं फटकता है, तो फिर वहीं चलकर स्टोरी बनाते। हाँ, ठीक ही कह रहे तू। और अनिल भैया ने भी मुझे कई बार वहां आने के लिए बोला है। एक काम करता हूँ, उनको कॉल कर देता हूँ कि हम लोग 4 लोग वहां जाके कुछ दिन रहेंगे और इसी बहाने उस भूथा पेड़ पर हम एक स्टोरी भी बना लेंगे। वैसे तेरे कहाँ पे हैं? यहीं भटगांव के पास मेदिनीपुर नाम का गांव है। सवेरे बस से निकलेंगे तो दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। कहो तो परसों ही चलते हैं। हाँ ठीक है चल, मगर बीच में एक बार मुझे शहर आना पड़ेगा। काम खत्म करके फिर मैं वापस लौट आऊंगा। हाँ, कल तक EMF भी आ जाएगा, अच्छा ही रहेगा। उस दिन दोपहर तक वे मेदिनीपुर बस स्टेशन पर खड़े थे। एक गोरा सा नाटा सा इंसान उनके पास आया। ये अनिल भैया थे जो कार लेकर आए थे उनको गांव तक ले जाने के लिए। थोड़ी ही देर बाद ईंट पत्थर के जंगलों से हरी भरी वादियों में प्रविष्ट हो गए। चारों तरफ हरियाली, खेत, किसान खेतों में फसलों की लुआई कर रहे थे। अंतिम चरण था उनके काम का। अपने साथ खुद के पेड़ पे उगे हुए कुछ प्यारे लेकर आए थे अनिल भैया, जिन्हें सब लोगों ने पेट भर खाया। कैसे खाया तुम लोगों ने इसे? है बहुत मीठा है ना, हमारे अपने पेड़ के हैं। अच्छा हाँ, तुम लोगों के रहने के लिए मेरे घर के पास ही एक घर खाली था, उसमें व्यवस्था करा दिए। दिन भर तो मेरे घर में ही रहोगे, रात को सोने के लिए बस वहां जाओगे। अनिल भैया के इस प्रेम पूर्वक व्यवहार से वे सभी मंत्रमुग्ध थे। रास्ते में ही उन्होंने अनिल भैया को अपने गांव आने का उद्देश्य बताया, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा गंभीर हो गए। बोले, देखो गांव वालों को तुम लोग ये सब बातें नहीं बताओगे। गांव वालों से कहना बस दोस्तों के साथ गांव घूमने आया हूँ। कुछ देर में वे अनिल भैया के घर में थे, जहाँ उनकी पत्नी
सुनीता देवी ने उन सबका स्वागत किया। वो बोली, चलो जल्दी से नहा धो लो, फिर खा पी कर एक नींद मार लो। कब सवेरे निकले हो, भूख भी लगी होगी, नींद भी आ रही होगी। अच्छा भाभी, वो घर के पीछे जो तालाब था वो है क्या? वहीं जाकर नहाते हैं, तालाब में नहाने का आनंद भी आ जाएगा। इसके साथ ही वे टॉवेल लेकर तालाब की तरफ निकल पड़े। वहां तालाब पर कुछ लोग नहा रहे थे। उन्हें बच्चों की तरफ कूदते फांदते देखकर वो सब मुंह दबाकर हंसने लगे। दोपहर को जोरदार भोजन का आयोजन था। उसके पश्चात अनिल भैया उन सबको लेकर घर से करीब 20-25 मीटर की दूरी पर एक मंजिले मकान तक पहुंच कहकर ताला खोलकर वे अंदर प्रविष्ट हुए। अंदर पहले एक बैठक कमरा था, फिर अंदर एक बड़ा सा कमरा था जहां 4 खटिया थी। वहीं पर इन चारों के सोने की व्यवस्था थी। घर को देखकर लग रहा था अभी अभी साफ सफाई कराकर उसे तैयार किया गया है। पास में एक और कमरा था, मगर उसमें ताला लगा था। राघव भैया बोले, उसमें सामान वगैरह रखे हैं, इसलिए ताला बंद कर दिया है। उस घर की भी चाबी इस गुच्छे में ही है, और वो तुम लोग के पीने का पानी, और वो रहा बाथरूम। अच्छा, पीछे तरफ हैंडपंप भी है। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, कहकर अनिल भैया चले गए। दिन भर की यात्रा की थकान, ऊपर से तालाब में इतना उछल कूद, इस वजह से सब थक कर कब सो गए पता ही नहीं चला। सबसे पहले संजीव की नींद टूटी। बाहर देखा, बादल घिराए थे। घड़ी देखा तो 6 बज रहे थे। अरे बाप रे, इतनी देर तक सो गए सबको जल्दी जल्दी नींद से उठाया। राजीव को नींद से उठाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। चेहरे पर ढेर सारा पानी डालकर उसे नींद से उठाया गया। उसके बाद तैयार होकर वे सभी अनिल भैया के घर की तरफ चल पड़े। जाने के रास्ते में एक चाय की दुकान दिखी, वहां पर वे चारों बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर बाहर के बेंच पर वे बैठे ही थे। तभी एक बूढ़ा सा धोती और बनियान पहना हुआ व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गांव में नए दिख रहे हो, पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, हम लोग घूमने आए। वो अनिल जी हमारे भाई लगते हैं, मेरे मौसेरे भाई, और ये सब मेरे दोस्त हैं। कौन राघव? मुखर्जी ना हलदार? जी मुखर्जी। अरे तो उनका घर तो उधर है, तो तुम लोग यहाँ चाय पीने आए हो? हम लोग वो एक मंजिला मकान है, वहाँ ठहरे हुए हैं। दिन के समय उनके घर में रहते हैं, रात को वहाँ ठहरना है। बस थोड़ा आराम करने आए थे, वापस उन्हीं के घर जा रहे हैं। आप कौन है? हम लोग तो नहीं पहचाने। ये वो जनार्दन बाबू है, जनार्दन हलदार। वो उनका काम है पूरे संसार की खबर लेना। बाबू आप लोग चाय पीजिए। कहते हुए चाय दुकान का मालिक 4 कुल्हड़ों में उनके लिए चाय ले आया था। चाय की चुस्कियां वे ले ही रहे थे कि अचानक जनार्दन बोले, अरे मुझे चाय नहीं देगा? आपने तो कहा नहीं मालिक, लाता हूँ आपके लिए भी। हाँ, उनके लिए भी एक चाय ले आई है, और पैसे मैं दूंगा। हाँ वो ठीक है। अच्छा कहाँ ठहरे बोलो तुम लोग? वो जो कच्चे रास्ते से एक मंजिला मकान, वो बट के पेड़ के पास। हालांकि बट के पेड़ को उन्होंने देखा नहीं था, पर हाँ कच्चे रास्ते से वो उस घर में गए थे। अरे रे रे, मगर उस घर में तो, कहकर अचानक उठ कर कहीं चले गए। सबको लगा बड़ा अजीब आदमी है, अचानक से आकर बातें की, अचानक उठकर चला गया। अभी वो चाय दुकान के पैसा देकर बाहर निकल ही रहे थे कि अनिल बाबू दिख गए। वो बोले, अरे तुम लोग उठ गए? हाँ, उधर तुम्हारी भाभी तो चाय और क्या क्या बना के तैयार बैठी है, तुम्हारे साथ चाय पिएगी, तो तुम लोग चाय पी ले क्या? मनोहर कुछ कहने ही जा रहा था कि राजीव ने उसका हाथ रोक लिया। संजीव बोला, नहीं दादा, चलिए घर चलकर चाय पीते हैं। उस दिन की शाम हंसी मजाक, मौज मस्ती और भाभी के हाथ के अच्छे अच्छे खाना खाकर बीता। फिर जब रात ढलने लगी तो अनिल बाबू उन्हें घर तक छोड़ने आए। रास्ते में जाते जाते ही अचानक लोड शेडिंग से लाइट चले गई। वो बोले, गाँव में यही एक परेशानी है, जब देखो तब लोड शेडिंग। अब मेरे घर में इन्वर्टर है, मगर यहाँ नहीं। ये तार तुम लोग अपने पास रख लो। अरे नहीं भैया, आप टॉर्च ले जाइए, अंधेरे में कैसे जाएंगे, हमारे पास तो मोबाइल टॉर्च है। अच्छा भैया, ये घर किसका है? यहाँ का मालिक अभी यहाँ नहीं रहता है, इसलिए केयर टेकर अभी मैं ही हूँ। मेरी इच्छा है बाद में से मैं ही खरीद लूंगा। अच्छा, कल सुबह मैं जरा शहर की तरफ जाऊंगा, तुम लोगों को अगर कुछ चाहिए तो बताओ। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बल्कि आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिएगा। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा। असली में अकेले हाथ में बिजनेस है, समझते ही हो। कहते कहते वो घर के अंदर प्रविष्ट हो गए। इसके बाद अनिल बाबू अपने घर चले गए। रात को वो सभी बिस्तर पर लेटे हुए थे। हालांकि लाइट नहीं थी, मगर बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी। पंखा नहीं था, मगर फिर भी बाहर से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, और वे सब बातचीत कर रहे थे। दूर आकाश में
बिजली की गर्जन भी थी। बारिश आएगी लग रहा। थोड़ी देर बाद ही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ बारिश होने लगी। अचानक मनोहर बोला, अब कल का क्या प्लान है? कल सवेरे सवेरे एक बार उस भूता मकान को देख कर आए। अरे ठीक है, कल जो करेंगे करेंगे, अभी तो सोने दे। राजू, तुझे तो बस खाना और सोना, भैंस बेच के सोएगा अभी। अरे संजीव, तेरी वो मशीन तो दिखा, देखे तो आखिर चीज क्या है। संजीव ने अपना बैग खोलकर वो मशीन निकाली और उन्हें समझाने लगा, देखो सामान्य अवस्था में ये हरी रोशनी देता है, पर अगर आसपास कोई सुपरनेचुरल पावर है तो ये पीली रोशनी देगा, और अगर कोई खतरनाक पावर है तो फिर ये लाल रोशनी देने लगेगा। अरे संजीव, एक बार चालू करके तो दिखा। संजीव ने मशीन को इधर उधर देखकर एक बटन दबा दिया। हरी रोशनी के साथ कुछ अजीब सी आवाज आने लगी और फिर अचानक मशीन बंद हो गई। अरे क्या हुआ, खराब हो गया क्या? संजीव उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगा। अचानक मशीन ने फिर से आवाज करना शुरू कर दिया, मगर अब की बार उसकी रोशनी हरी नहीं पीली थी। सोहन जोर जोर से हंसने लगा। सुन भाई, और कुछ कर न कर, आइंदा ये मशीन मेरे सामने मत लाना। संजीव ने भी बंद करके मशीन को अपनी बैग में रख लिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उन्हें खिड़की बंद करनी पड़ी। ठंडक में सबको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। काफी रात को संजीव की नींद टूटी। उठकर उसने देखा लाइट जल रही थी, मतलब बिजली आ गई। कलसी में से ठंडा पानी पीकर उसने खिड़की खोला। बाहर बारिश बंद हो गई थी। वट पेड़ के पत्तों से पानी टप टप करके नीचे गिर रहा था। बाहर कच्चे रास्ते में काफी सारा पानी जमा था। लाइट बुझाकर वो लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज किसी एक खास क्रम में आ रही। हड़बड़ाकर वो उठ बैठा। ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये आवाज वो किस चीज की सकती है। आवाज बहुत जानी पहचानी सी है, मगर पहचान में नहीं आ रही। अचानक जैसे उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। ओ, ये तो टाइपराइटर की आवाज है। अचानक आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद फिर एक दूसरी आवाज आई, कागज फाड़ने की। वो जैसे एक साथ बहुत सारे कागज फाड़े जा रहा था। इसके बाद अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। कोई नौजवान लड़का जैसे फफक फफक कर रो रहा है। संजीव कोशिश करने लगा समझने की कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। बिस्तर से उतरकर उसने लाइट जलाई। बाकी तीनों दोस्त गहरी नींद में थे। राजी तो खर्राटे ले रहा था। आवाज बंद हो गई थी। अचानक बाहर से मेंढक के टर्राने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो लगभग चमक उठा और उछलकर बिस्तर पर चढ़ बैठा। बाद में सोचा, दोस्तों को अगर ये बात पता चल जाए तो उसका तो मजाक उड़ा उड़ाकर हालत खराब कर देंगे। मेंढक की आवाज से डर गया वो। हमेशा भूता वीडियो बनाते बनाते अनकॉन्शियस माइंड में यही सब बातें भरी रहती है। लाइट बुझाकर वो सो गया। सवेरे जब मनोहर ने सबको उठाया तो भोर हो चुकी थी। सब जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर निकल आए। बाहर कच्चे रास्ते पर थोड़ा बहुत पानी जमा था, उससे बचकर निकला जा सकता था। रात भर की बारिश से पेड़ पौधे धुलकर और हरे लग रहे थे। भोर की रोशनी आकाश में फैल रही। चलते चलते हुए चाय दुकान के सामने पहुंचे। दुकान का मालिक बैठकर हवा कर रहा था और कोयले के बीच से गलगलाकर धुआं निकल रहा था। चाय बनने में भी देर लगेगी क्या? वो उठकर बिस्कुट निकालकर सबके सामने रखकर फिर अपने काम में लग गया। बिस्कुट खाते हुए उन्होंने उससे पूछा, अच्छा दादा, यहाँ एक भूता पेड़ है सुना है? दुकानदार ने जैसे उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन्होंने दोबारा पूछा, अच्छा उस भूता पेड़ को देखने जाने के लिए किधर से जाना पड़ेगा? उधर कहाँ जाएंगे बाबू, गांव में एक बजरंगबली का सुंदर मंदिर बना है, वहां जाइए, भगवान के दर्शन करिए। ये सामने वाला जो रास्ता है वहां से जाकर बाएं मुड़ने पर ही मंदिर पड़ेगा। अरे जाएंगे वहां, मगर आप पहले उस भूता पेड़ के बारे में बताइए। आप लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से आधा किलोमीटर जाने के बाद जमींदार का घर पड़ता है। वहां से उसके पीछे एक जंगल जैसा है, वहीं पर वो भूता पेड़ है। अचानक जनार्दन बाबू भी वहां आ गए। उन्हें देखते ही संजीव बोला, अरे जनार्दन बाबू, हाँ आइए आइए, बैठिए, चाय पियेंगे ना?
पीऊंगा, मगर बार बार मेहमानों के पैसे से पीना ठीक नहीं, मैं अपने पैसे से पीऊंगा। अच्छा, ये भुतहा पेड़ के बारे में क्या घटना है? आप लोग शहरी लोग हैं, मेरी बातें मानेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं, हम लोग मानेंगे। अरे हम लोग तो भूतों की वीडियो राजू कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मनोहर ने उसके पैरों में एक जोर से चोट की। हालांकि इस घटना की तरफ जनार्दन का कोई भी ध्यान नहीं गया। वो अपने मन में बोलते रहे। अपने जेब से एक बीड़ी निकालकर उन्होंने 2 लंबी कश मारी। उसके बाद बोलने लगे, ये बहुत लंबी घटना है। वो उन घर को जमींदारी सरकार ने छीन ली थी, मगर फिर भी वो इस गांव के जमींदार ही कहलाते थे। राय परिवार है वो। जमींदार सूर्य शेखर राय उस परिवार के मुखिया थे। उनके चरित्र में थोड़ा दोष था। शादी के 10 साल हो जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। जमींदार साहब की पत्नी सुलोचना स्वभाव से बहुत क्रूर थी। शादी के बाद से जमींदार साहब को एक दिन भी परिवार का सुख नहीं मिल पाया। ऊपर से संतान नहीं हो रही थी। अतः सब साहेब लोगों की आलोचना पे मानकर उन्होंने अपने से आधी उम्र की एक सुंदर नवयौवना से दूसरा विवाह कर लिया। वो इसी गांव के एक गरीब परिवार की बेटी थी। जैसे ही सुलोचना देवी को इसके बारे में पता चला, वो तो चीखने चिल्लाने और गुस्से से फटने लगी। उसके बाद रो रो कर जमींदार के महल को आंसुओं से भिगोने लगी। पर फिर जब जमींदार पत्नी को लेकर घर आए तो उन्होंने उनका स्वागत किया। महीने भर तक सब कुछ ठीक चला। जमींदार दिन भर बड़ी बहू के पास और रात को छोटी बहू के पास रहते। सरल स्वभाव की छोटी बहू ने कुछ ही दिनों में पूरे जमींदार परिवार का दिल जीत लिया। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया खाने में जहर दिया गया है। जमींदार साहब सब कुछ समझ गए, मगर कुछ बोले नहीं। उन्होंने छोटी बहू का घर खाना सब अलग कर दिया। यहाँ तक कि पुराने नौकर चाकरों को उनके पास जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। जमींदार के महल के पीछे एक नया महल बनाया गया। वहां पर नए नौकर चाकर रखे गए और नई बहू को वहीं रखा गया। कहने को सुलोचना देवी के साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं रह गया था। कुछ समय बाद एक दिन जमींदार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसी दिन बड़ी बहू ने षड्यंत्र रचा। अपने विश्वास पात्र नौकर से उन्होंने एक सपेरे को बुलाया और एक विषधर नाग उससे खरीदा। तय हुआ कि सपेरा रात में आकर छोटी बहू के कमरे में उसे डाल देगा। अपने हाथों का सबसे कीमती कड़ा बड़ी बहू ने सपेरे को दिया। बात अनुसार रात को सपेरा नौकरों की मदद से छोटी बहू के कमरे में पहुंचा और खिड़की से एक जहरीला नाग सांप अंदर छोड़ दिया। मगर किस्मत का खेल देखो, उस रात जमींदार बिना किसी को बताए रात 11 बजे घर लौट आए थे। बड़ी बहू का कोई भी नौकर इस बात को नहीं जानता था। सवेरे अचानक छोटी बहू के चीखने चिल्लाने से लोग इकट्ठा हुए और देखा जमींदार जहर के प्रकोप से छटपटा रहे थे और वो सांप खाट के नीचे छुपा बैठा था। सबने पीट पीट कर उसे मार डाला। जमींदार को शहर के अस्पताल भी ले जाया गया, मगर बचाया नहीं जा सका। इसके बाद सुलोचना देवी तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। बाद में छोटी बहू के पैरों में सिर पीट पीट कर उन्होंने अपना सारा अपराध स्वीकार किया। सब कुछ सुनकर छोटी बहू अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सब लोगों ने बहुत पुकारा, उन्हें बाहर लाने की कोशिश की, पर जब कुछ न होता देखा तो दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर जाकर देखा छोटी बहू ने कमरे की छत से अपनी साड़ी बांधकर फांसी लगा ली थी। इस पर लोगों ने बड़ी बहू को बहुत गालियां दी, बहुत दुत्कारा। इसके बाद कुछ समय तक बड़ी बहू को कहीं भी खोजा न जा सका। अंत में एक नौकरानी ने सबको बताया कि घर के पीछे जो बड़ा सा पेड़ है उसमें बड़ी बहू की लाश फांसी पर लटक रही है। बड़ी बहू अपनी विश्वासपात नौकरानी को अक्सर कहती थी कि वो उस पेड़ में फांसी लगाकर लटक जाएगी। जब बड़ी बहू को कहीं खोजा नहीं जा सक रहा था तब उसे ये बात याद आई और जाकर जब उसने देखा तो ये बात सच हो गई थी। आपने इतनी बातें तो बताई, मगर ये नहीं बताया कि वो पेड़ भूता क्यों कहलाता है। अभी पूरा तो सुनो। कहते हैं उस दिन गांव वाले 3 लाश लेकर शमशान गए थे, मगर लकड़ी की कमी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से 2 लाशें मतलब जमींदार और छोटी बहू की लाशों का दाह संस्कार ठीक से हुआ, मगर बड़ी बहू की लाश का संस्कार ठीक से नहीं हो पाया। कहते हैं बड़ी बहू का भाई भी अंतिम यात्रा में नहीं आया था।
परिवार में और कोई बचा नहीं था, इस वजह से ढंग से श्राद्ध शांति भी नहीं हो सकी। उसके बाद से ही रात में कई लोगों ने उस पेड़ से एक महिला को फांसी लगाकर लटकते देखा है। यहाँ तक कि जमींदार के घर से भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले अब उस तरफ नहीं जाते। चलो मैं तुम लोगों को जमींदार के घर तक पहुंचा दूं। सामने के जो बांस का जंगल है वहां से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ चलिए। वे सभी जाने लगे। बांस जंगल में हल्का कीचड़ भरा रास्ता था, मगर उन्हें यहाँ से जाने में अच्छा लग रहा था। बांस के जंगल से सुदूर आकाश में सूर्यदेव लालिमा फैलाते सुबह की रोशनी ला रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक खाली मैदान था और मैदान के बाद ही एक खंडहर नुमा घर। घर में खिड़की दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं बचे थे। अब जनार्दन उनको लेके घर के पीछे तरफ गया। यहाँ पर भी घर की स्थिति सामने से थोड़ी अच्छी थी। ये नई बहू के रहने के घर था और वो जो कमरा देख रहे हो वहीं पर जमींदार जी सांप के काटने से मरे थे। और वो रहा सामने का पेड़ जिसे बुधा पेड़ कहा जाता है। अभी देखोगे तो साधारण पेड़ जैसा ही दिख रहा है, मगर रात के समय यहाँ के हालात कुछ और होते हैं। बड़े से बड़ा दिलेर भी इधर आने से डरता है। सब बकवास। अरे बकवास नहीं, सब सच है भाई। यहाँ पर लोगों को सच्चे अनुभव हुए हैं। कैसे अनुभव? रात में बहुत से लोगों ने एक औरत को उस पेड़ से फांसी लगाकर लटकते हुए देखा है। इसके अलावा और कोई अनुभव नहीं हुआ है। किसी का जैसे मन बहुत खराब हो और वो एकांत में बैठने के लिए इस पेड़ के पास आकर बैठे तो उसके कानों में एक औरत की आवाज आती है जो बार बार उसे इस पेड़ से फांसी लगाकर मर जाने के लिए प्रेरणा देती है। अरे किसी को अगर आत्महत्या के लिए बार बार इच्छा होती है तो उसको किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। दवाई खाकर सब ठीक हो सकते हैं। पर वो सब डॉक्टर हमारे गांव में कहाँ मिलेगा? अच्छा, ऐसी कोई घटना है जिसमें किसी ने ऐसे हालत में आत्महत्या कर ली हो? हाँ शायद। अरे हाँ, तुम लोग अभी जिस घर में ठहरे हो उसी घर में तो एक लड़का था जिसने 1 साल पहले ही इस पेड़ में आत्महत्या की है। उसका नाम था निर्मल दास। पर उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वो दिन भर किताब पढ़ता था और अपने टाइपराइटर पर खटखट करके कुछ कुछ लिखता था। अपने लेख वो बहुत सी किताबों वगैरह में भेजता था, मगर किसी ने भी उसे छापा नहीं। अंत में बहुत से पैसे खर्चा करके उसने अपनी एक किताब छपवाई मगर वो किताब भी बिकी नहीं। अंत में बेचारा दुख के मारे पागल सा हो गया था। दिन भर टाइपराइटर में कुछ कुछ लिखा करता था, फिर उसे ही फाड़ फाड़ कर पूरे कमरे में फैला देता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया मगर वो सुनता ही नहीं था। कहते हैं मरने से पहले रात के समय इस पेड़ के नीचे आकर बैठा रहता था और घर जाकर अपनी माँ को कहता था कि पेड़ से कोई उसे कहता है कि आत्महत्या कर ले फांसी लगाकर। ये सुनकर उसके माता पिता ने उसके कमरे में ताला लगाकर रखना शुरू कर दिया। पर एक दिन वो ताला लगाना भूल गए और अगली सुबह उसकी लाश इस पेड़ पर लटकती हुई मिली थी। उसके बाद उसके माता पिता शहर चले गए, वहीं फ्लैट खरीद लिया। अब उस घर की चाबी तुम्हारे भैया के पास है। सुनने में आ रहा है एक दिन तुम्हारे भैया वो घर को खरीदेंगे। सारी घटना सुनते सुनते संजीव की रीढ़ की हड्डी से जैसे ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि कल रात को उसने जो कुछ भी अनुभव किया था मात्र उसका वहम नहीं था। पर अभी वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था, मगर संजीव को ऐसा लगा उस पेड़ के चारों ओर धुंध सी छाई है, मगर अभी तो धुंध का समय नहीं है। आंखें मलकर जब उसने फिर से पेड़ की तरफ देखा तो सब कुछ साफ था। जनार्दन से अपने भाई के घर का रास्ता पूछकर वो सभी उस ओर बढ़ चले। उस दिन दोपहर में खाना पीना करके वे सभी अपने कमरे में आए और आपस में बातचीत करने लगे। मुझे लगता है आज की रात को अपनी शूटिंग खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनिल भैया को पता चला तो वो हमें जानने नहीं देंगे। हाँ, वे सभी एक बात पर सहमत थे, मगर शाम होते होते उनका योजना कुछ धरी सी रह गई। बारिश शुरू हो गई थी। साथ ही मोहन ने आकर एक खबर दी कि उसकी कैमरे का फ्लैश बल्ब काम नहीं कर रहा है और फ्लैश बल्ब नहीं रहा तो शूटिंग ठीक से नहीं होगी, फिर तुम ही लोग गाली दोगे। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, अब रात की ट्रेन से शहर चले जाता हूँ और अपने घर से एक नया बल्ब ले आता हूँ। वैसे मैंने तो कहा ही था बीच में मुझे एक दिन शहर जाना पड़ेगा। पर तेरा काम क्या है वहाँ? असली में वहाँ के एक बड़े कैमरामैन ने मुझसे कहा था कि अपना एक पुराना कैमरा मुझे भेजेगा। कैमरा बहुत अच्छी हालत में है, अगर मिल गया तो हमारी शूटिंग और अच्छी हुआ करेगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ
कल चला ही जाऊं, उनसे मिलकर कैमरा देख लेता हूँ। कैमरा अच्छा रहा तो फिर कल रात को हम उसी से शूट करेंगे। कल तुम लोग सीधा सीधा स्पॉट पर चला जाना, मैं गाँव लौटकर सीधा वहीं मिलूंगा। ठीक हुआ कि मोहन ने जैसा कहा है वैसे किया जाएगा। अभी अनिल भैया को कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि मोहन काम से शहर जा रहा है। अच्छा, पास वाला कमरा खोल के देखें क्या? संजीव ने कहा। चाबी तो हमारे पास ही है। हालांकि अभी तो उनके पास कोई भी काम नहीं था, सोचा क्यों ना समय बिताने के लिए यही कर लिया जाए। ताला काफी समय से नहीं खुला था, इसलिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कमरा खोलते ही एक सड़ी हुई बांस सबके नाकों को छूकर चली गई। कमरे के अंदर एक खाट थी, एक टेबल था, एक टाइपराइटर था और आसपास कई सारी अलमारियां थी जिनमें ढेर सारी किताबें फूक के भाव से भरी हुई थी। एक खास अलमारी में एक ही तरह की बहुत सारी किताबें थी, कविता की किताब में नाम लिखा था निर्मल दास। और कमरे में ढेर सारे फटे हुए पन्ने बिखरे पड़े थे। कमरे की दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिस पर चढ़ी हुई माला सूख चुकी थी। एक 31 साल के नवयुवक की होगी। चेहरे पर एक मोटे फ्रेम का चश्मा चढ़ा हुआ था। अचानक संजीव चीख पड़ा, वो क्या है? सबकी नजर उधर गई। देखा टाइपराइटर के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर एक बिल्ली बैठी हुई है, काले रंग की। उसकी चमकती आंखें उन सबको देख रही हैं। राजू बोल पड़ा, पर ये आई कहां से? मोहन बोला, मुझे लगता है वहां से आई होगी। उसने सामने की खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की के कांच का एक हिस्सा टूटा हुआ था, इससे बिल्ली आराम से अंदर आ सकती थी। उसे देखकर सब थोड़े निश्चिंत हुए। अचानक संजीव बोला, अब चलो बाहर चलो, मुझे डस्ट से एलर्जी है। बाहर निकलकर सबने उस कमरे को बंद कर दिया। कमरे से बाहर आकर वे सभी फिर से बातचीत में मशगूल हो गए और इसी बात के दौरान संजीव ने रात का अनुभव सबको बता दिया। सब लगभग चुप हो गए, यहाँ तक कि मोहन भी चुप था। सवेरे वैसे भी बस स्टैंड तक गए। पहले जाते हुए उन्होंने चाय पी लिया था। आज जनार्दन से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लौटते हुए अचानक ही मनोहर बोला, अच्छा ऐसा नहीं कर सकते कि हम में से कोई सचकर उस पेड़ से गले से रस्सी लगाकर लटकता रहे? एक रियल लुक हो जाएगा, दर्शक भी डर जाएंगे और मनोहर को भी डराया जा सकेगा। देखो मैं भूत नहीं सजूंगा, मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकता, राजीव बोल पड़ा। अरे मगर मुझे तो एंकरिंग करना है। अच्छा मनोहर तू एंकरिंग कर लेना। और सुन, मनोहर को क्या कहेंगे? मनोहर से कह देना मेरी तबीयत खराब है इस वजह से मैं नहीं आया, मगर इसके लिए हमें 2 साड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी और थोड़े से मेकअप की भी। वो सब भाभी से ले लेंगे। पर भाभी तो सब जान जाएगी। नहीं जानेगी। हम उनसे नहीं कहेंगे कि हम यहाँ आकर शूटिंग कर रहे हैं, कह देंगे ऐसे ही शूट कर रहे हैं। कह देंगे मनोहर को डराने के लिए हम लोग सब प्लान कर रहे हैं। भैया को भी ऐसे ही बोलेंगे। और हाँ राजीव, तू अपनी जबान बंद रखना, नहीं तो तेरे को ही भूत सजा को ऊपर चढ़ाएंगे, समझा? मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। भैया भाभी को कुछ इधर उधर की बातें बनाकर उन्होंने साड़ी और मेकअप का सामान ले लिया। खाना खाकर वो सब अपने रूम में लौट आए। रात जागना है इसलिए दिन में अच्छी तरह से सो लिया। बीच में एक बार मनोहर से बात हुई। अच्छा सुनो, कैमरा मैंने खरीद लिया है, बहुत अच्छी कंडीशन में। आज रात को शूट करेंगे। मैं घर जा रहा हूँ, बस खाना खा के ट्रेन से निकलने वाला हूँ। उसकी आवाज में बहुत जोश था। रात में उसकी क्या हालत होगी ये कह कह वे आपस में कह लगा रहे थे। रात में जल्दी खाना खाकर वे अपने कमरे में लौट आए और रात 10 बजे शूटिंग के लिए निकल पड़े। मास के जंगल में मोबाइल की रोशनी से जब वो गुजर रहे थे तो आसपास जुगनू जगमगा रहे थे। आसमान में चतुर्दशी का चांद था, चारों तरफ दूधिया रोशनी फैली हुई थी। आज आसमान पूरी तरह से साफ था। खुले मैदान में जब वे आकर खड़े हुए तो उनकी परछाई भी जमीन पर दिखाई दे रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विश्व जगत गहरी नींद में खोया हुआ है। जमींदार के घर से होते हुए जब वे पिछवाड़े की तरफ पहुंचे तो अचानक राजीव बोल पड़ा, संजीव ने उस तरफ देखा। छोटी बहू के कमरे के पास की खिड़की में वही काली बिल्ली बैठी हुई थी। उन्होंने राजीव को डांटकर चुप करा दिया। मनोहर बोला, सुन, अब तू साड़ी को पहन ले। जींस के ऊपर से संजीव ने साड़ी बांध दी और दोनों बगलों के नीचे से होते हुए गांठ बांधकर दूसरी साड़ी बांध दी। फिर मेकअप बॉक्स से कलर निकालकर अपना पूरा चेहरा सफेद रंग से रंग लिया और लिपस्टिक इस तरह लगा ली जैसे लग रहा है अभी अभी खून पी कर आया है। उसके बाद डार्क ब्लू रंग के मस्कारा से अपनी आंखों के चारों ओर इस तरह गोला बनाया कि देखकर ही उसे डर लगने लगा था। फिर किसी तरह लंगड़ाते हुए पेड़ के पास पहुंचा कि अचानक मनोहर बोला, अरे जूते तो उतार, फंसाएगा क्या?
अचानक चमक कर उसने अपने जूते उतारे और पेड़ के पीछे रख दिया। फिर धीरे धीरे वो पेड़ पर चढ़ने लगा। दूसरी तरफ मनोहर ने राजू से कहा, मोहन को फोन लगा तो। फोन लगाते ही द नंबर इज नॉट रीचेबल का डायल टोन सुनाई दिया। दूसरी तरफ पेड़ में चढ़ने के लिए संजीव को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। अंततः किसी तरह से वो पेड़ पर चढ़ गया। फिर एक मोटी डाल देखकर उस पर बैठ गया। फिर उस डाल में से अपनी गले में बंधी हुई साड़ी लटकाकर हवा में झूलने लगा। क्यों भाई, ठीक है? ठीक है, मगर बहुत ज्यादा नीचे आ गया है तू। साड़ी को थोड़ा ऊपर कर ले तो ऊपर लटकेगा तू, नीचे समझ में नहीं आएगा। साड़ी को संभाल कर उसने फिर से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इतनी मेहनत की वजह से उसकी सांस फूल आई थी। वो थोड़ा देर आराम करने लगा। दूसरी तरफ राजीव ने फिर फोन लगाया, मगर फिर वही डायल टोन। संजीव पेड़ में बंधी हुई साड़ी की गांठ खोलने में मशक्कत करने लगा। लटकने की वजह से गांठ काफी कड़ी हो गई थी। इस वजह से आसानी से नहीं खुल रही थी। उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फिर साड़ी को थोड़ी ऊंची डाल पर बांधने के लिए उसने जैसे ही फेंका, अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे जम सा गया था। पास की डाल पर वो कौन बैठी है? एक साड़ी पहनी हुई महिला जिसके शरीर का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और से देखने पर उसने देखा आलता पहने हुए उसके दोनों पैर उल्टी दिशा में है और वो दोनों पैर किसी पेड़ की डंगाल का सहारा नहीं लिए हुए, बल्कि वो हवा में लटक रहे हैं। और उस महिला की आंखें जैसे आग की तरह जल रही। देखकर संजीव के मुंह से चीख निकलने वाली थी, मगर चीख ना सका क्योंकि उसके गले में बंधी थी साड़ी का एक पल्ला जो धीरे धीरे कड़ा होते जा रहा है और जिसकी वजह से अब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही। वो चाहकर भी उस पल्ले को छुड़ा नहीं पा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कड़ा और कड़ा करती चली जा रही हो। कुछ ही देर बाद संजीव का निढाल शरीर पेड़ से नीचे लटकने लगा। उसकी आंखें जैसे पककर बाहर आ रही थी। जीभ गले से बाहर निकल कर लटक रही थी, मगर उसकी इस हालत के बारे में नीचे खड़े उसके दोस्त बिल्कुल नहीं जान पाए। आत्मा शरीर से निकलने से पहले उसने देखा था एक मोटा चश्मा पहना हुआ चेहरा जिसके लोहे जैसे हाथ उसके गले को दबा रहे थे। ये चेहरा उस दिन देखा था दीवार पर टंगे उस फोटो फ्रेम पर। काफी देर तक जब संजीव की कोई भी आवाज नहीं आई तो मनोहर बोला, क्या रे, सो गया क्या? राजीव बोला, हे कहीं वो गिर तो नहीं गया? अरे हट, तो फिर तो देख पाते हैं उसकी आवाज आती। अरे वो देखो मोहन आ रहा है। बिल्कुल चुप रहना, जो बोलना है मैं बोलूंगा। मोहन कांधे में एक बड़ा सा बैग लटकाए तेजी से चला रहा था। उसे देखकर उन्होंने एक बार पेड़ की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ मुखातिब हुए। अरे कैसे, इतनी देर कैसे होगी? और तेरा फोन कैसे बंद है? अरे और मत बोल, आते समय रास्ते में फोन पानी में गिर गया था, इस वजह से बंद हो गया। दूसरी तरफ ट्रेन सही टाइम से पहुंची, मगर वो टैक्सी वाला गांव तक आने को तैयार ही नहीं था। तो फिर कैसे पूछा? हाँ, अंत में देखा लास्ट बस निकल रही है, बस दौड़कर उसे ही पकड़ लिया। ड्राइवर इस तरह से चला गया सोचा नहीं था। हाँ, बहुत धीरे धीरे चला रहा था। आप वो छोड़, ये संजीव कहाँ गया? दिख नहीं रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार बुखार लग रहा करके वो आया नहीं। हाँ, और फिर उसका काम तो शूटिंग के बाद है ना। हाँ ठीक है, चलो शूटिंग छोड़कर। राजीव चल बैग से सामान निकाल। एक एक करके राजीव ने बैग से सामान निकाला। एक स्टैंड को खड़ा करके मोहन ने उसमें अपना कैमरा बैठा लिया। मनोहर ने माइक का क्लिप अपनी शर्ट पर चिपका कर पेड़ के पास खड़ा हो गया। मोहन बोला, अब संजीव देख, 12 वोल्ट का बैटरी बैग के अंदर होगा, उसके साथ प्लग जोड़कर उसकी रोशनी मनोहर के चेहरे पर डालना और फिर जब मैं बोलूंगा तो पेड़ की तरफ लेके जाना, और देख कोई गड़बड़ न हो। तो दोस्तों, आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों को दिखाने कुछ और डरावनी क्लिप्स। आज हम बात करेंगे एक भूता पेड़ की, जो है भटगांव के पास मेदीपुर गांव में। और यहाँ पर वो पेड़ डर का इतना बड़ा कारण है कि रात के समय तो छोड़िए, दिन के समय भी कोई इधर आना नहीं चाहता है। गांव वालों में अफवाह है कि यहाँ जमींदार परिवार की बड़ी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उसके बाद से अक्सर रात में कई लोगों ने उनके शरीर को इस पेड़ पर लटकते देखा है। हालांकि इस पेड़ के साथ और भी कुछ भयानक बातें जुड़ी हुई है, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूंगा। पर पहले आइए जरा पेड़ के पास चलते हैं। इसके बाद मोहन ने राजीव को पेड़ की तरफ रोशनी डालने के लिए कहा। जड़ों से भरा हुआ वो पेड़ एक बड़े से दैत्य की तरह खड़ा था। तो दोस्तों, इस वक्त कैमरे पर आप देख रहे हैं उस भयानक पेड़ को, और हम सच में देखना चाहते हैं कि इसमें कोई भूता बात है कि नहीं। आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा? अगर सच में इस पेड़ के साथ कोई भूता घटना हुई है तो हमारे कैमरे में वो जरूर दिखेगा।
मैं कैमरामैन मोहन से कहूंगा कि पेड़ पर कैमरा अच्छी तरह से जूम करें। क्या कुछ देखा आप लोगों को? हाँ, अरे वो क्या है? पेड़ से वो सफेद सफेद सा क्या लटक रहा है? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो? क्या वो कोई इंसानी शरीर हो सकता है? आइए आइए हम थोड़ा और पास जाकर देखते हैं। आइए पास जाकर देखा जाए, कहकर वो तीनों पेड़ की तरफ बढ़ चले। और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे उन्होंने देखा पेड़ से एक इंसानी शरीर लटक रहा था। पेड़ से जो लटक रही थी वो शरीर किसी औरत की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। उसने एक कुर्ता और ढीला पैजामा पहना हुआ था, चेहरे पर एक मोटा फ्रेम का चश्मा था। तीनों चौंक पड़े। ये तो निर्मल दास का शरीर है। तो फिर संजीव कहाँ गया? सोचते सोचते राजीव ने भी तेज रोशनी पेड़ पर डाली और अचानक उसके मुंह से चीख निकल आई, अरे बाप रे! और इसके साथ साथ ही लाइट जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही वो बाहर की तरफ दौड़ गया। मनोहर ने मोहन से कैमरा ऑफ करने के लिए कहा और पेड़ के पास आकर चिल्लाने लगा, संजीव, हे संजीव! मगर कोई भी जवाब नहीं था। पर पेड़ से लटक रहा वो शरीर भी हवा में विलीन हो गया था। मनोहर अब भी संजीव का नाम लेकर चिल्ला रहा था। अचानक उन्होंने देखा दूर से कोई हाथ में रोशनी लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। वे दोनों दौड़कर उस तरफ गए। पास आने पर देखा वहां पे एक नहीं कई सारे लोग थे, जिनमें जनार्दन और अनिल भैया भी थे और उसके अलावा गांव के कुछ और लोग भी हाथों में मशाल लिए हुए। मैंने कहा था ना ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं हमेशा उन पर नजर रखता था। रात में जब देखा तुम्हारे घर के उल्टी तरफ जा रहे हैं तो मैंने सोच लिया था वो लोग इधर ही आएंगे। जनार्दन बोले जा रहे थे। मुझे पता था वो लोग इस जगह को पहचानते हैं। कल सुबह ये लोग मेरे साथ आए थे। दूसरी ओर मनोहर अनिल को पकड़कर लगभग फपक पड़ा, भैया संजीव पेड़ पर चढ़ा है मगर उतरा नहीं। उसके बाद उसने सारी बातें खुलकर बता दी। कुछ जवान लड़के पेड़ पर चढ़ गए, कुछ लोग नीचे से रोशनी दिखाते रहे। उन्होंने देखा एक ऊंची जंगाल पर लड़के की लाश लटक रही। इसी तरह से उसे पकड़कर नीचे उतारा गया। लाश को देखकर मनोहर सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। राजीव तो लगभग फपक फपक कर रो रहा था। अचानक मनोहर की जेब से वो मशीन जमीन पर गिर पड़ी और बीप बीप करने लगी। अनिल भैया बोले, एक तरफ मोहन, दूसरी तरफ संजीव, मैं तुम लोगों के माँ बाप को कैसे चेहरा दिखाऊंगा? मोहन को क्या हुआ? रात में वो बस से गाँव आ रहा था। ड्राइवर की गलती से बस एक बहुत बड़े पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग मरे और बहुत लोग घायल हो गए। मरे हुए 3 लोगों में एक तुम्हारा दोस्त भी था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो हम लोगों के साथ है। देखिए वो, अरे राजीव बताना, वो तो हम लोगों के साथ ही है ना? हाँ, तू भी तो देखा उसको। वो तो हम लोगों के साथ ही शूटिंग कर रहा था। उसका कैमरा कहाँ है? कैमरा सही तो, कहाँ है कैमरा? राजीव भी अपने हाथों से फेंके हुए उस बल्ब को ढूंढने लगा मगर उसे नहीं पा सका। अंत में सभी दुखी मन से वहां से लौटने लगे। इसके बाद वो सभी शहर की ओर चल पड़े। उनके साथ ही फटी फटी आंखों वाले संजीव की लाश हॉस्पिटल के मुर्दा घर में अपने दोस्त के पास ही उसका अब ठिकाना है। चैनल में काम करते हुए जो सबसे ज़्यादा आपस में लड़ते थे, आज वे चुप थे। दोनों एक दूसरे के करीब लेटे थे मगर चुपचाप, कोई बातचीत नहीं थी उनके बीच। मां से लड़कर पलटू अपनी साइकिल लेकर आंधी की गति से घर से निकल गया था। आज से वो इस घर को छोड़ देगा। जरूरत पड़ी तो मेहनत मजदूरी करेगा मगर इस घर में लौटकर नहीं आएगा। वो सोने के कारीगर का काम करता था और कोरोना के समय वापस गांव लौटने के बाद फिर वो वापस गुजरात जाना नहीं चाहता था। कोई काम धाम भी नहीं करता था। दिन भर दोस्तों के साथ ताश खेलता और गप मारता। इस वजह से उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा जलीकटी सुनाती थी। साइकिल चलाते चलाते कब जमींदार के मकान के पास पहुंच गया था उसे पता ही नहीं। उसने सोचा ये जगह बहुत डरावनी है, जल्दी से साइकिल चलाकर ये जगह पार कर लेगा। मगर अचानक उसने लगा साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही है, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। ओहो, इस बट के पेड़ के नीचे साइकिल को खराब होना था। साइकिल को स्टैंड पे लगाकर वो देखने का प्रॉब्लम क्या है। सब तो ठीक ही है। स्टैंड से उतारकर साइकिल पर चढ़ने ही वाला था, उसकी नजर पड़ी वट झाड़ के पीछे एक जोड़ी सुंदर जूते पड़े हैं। जेब से छोटी मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च की रोशनी में देखा। हाँ, सच में तो बहुत सुंदर जूते हैं। ऐसे जूते खरीदने की इच्छा उसे कब से थी मगर पैसे ही नहीं जमा हो पा रहे। पेड़ के पास पहुंचकर उसने जूते हाथ में लिए। जूते थोड़े धूल खा गए हैं।
पर नहीं है, साइज भी लग रहा है उसके पैर का ही होगा। जल्दी से अपनी फटी हुई स्लीपर निकालकर पैरों में जूते पहन लिए। हाँ, साइज बिल्कुल सही है। आहा, कितना नरम और कितने हल्के जूते हैं, पहनने के बाद कितना आराम लग रहा है। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से 2 पैर उसके सिर पर टकराने लगे। घबराकर उसने अपनी नजर ऊपर की। उसी की उम्र का एक लड़का जीन्स और टी शर्ट पहने हुए पेड़ से लटक रहा है। उसके गले में एक साड़ी का फंदा पड़ा हुआ है। लड़के के पैर उल्टी दिशा में घूमे हुए हैं। किसी तरह से गिरते पड़ते वो भागा अपनी साइकिल की तरफ। साइकिल लेकर तेजी से गांव की तरफ निकल चला। माँ है, थोड़ा जलीकटी सुनाती है तो क्या हो गया, मगर माँ है, वो अपनी माँ को छोड़कर अब कभी कहीं ही नहीं जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तेजी से वो साइकिल चलाने लगा।